एक पल के लिए अगर कल्पना की जाए कि कोई घने जंगल के बीच से गुजर रहा है और अचानक सूखी पत्तियों की सरसराहट रुक जाती है। सामने जमीन पर रेंगने के बजाय एक जीव हवा में 6 फुट ऊपर उठा हुआ है, मतलब सीधे इंसान की आंखों के स्तर पर। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि वो फुफकार नहीं रहा है, बल्कि किसी बड़े गुस्से वाले कुत्ते की तरह गहरी आवाज में गुर्रा रहा है। तो आज का ये 12 मिनट का ड्यूरेशन वाला डीप डाइव या कह लें गहन विश्लेषण हम शुरू करते हैं, जहां हम हर सोर्स को स्लाइड टू स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सीक्रेट वर्ल्ड विवेक की तरफ से एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। और ये जो गुर्राने वाला दृश्य आपने बताया, ये उस छवि से बहुत अलग है जो सदियों से हमारे दिमाग में बैठी हुई है। पॉप कल्चर और फिल्मों ने तो हमेशा यही सिखाया है कि सांप अंधेरे में घात लगाकर बैठने वाले बस एक विचारहीन हत्यारे होते हैं। मतलब हर हिलती हुई चीज को डस लेना ही उनका काम है। हाँ, सही बात है। लेकिन आज हमारे पास जो रेडियो टेलीमेट्री रिसर्च और इन्फोग्राफिक्स हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। आज हम जिस जीव के मिथकों को तोड़ने जा रहे हैं, वो है किंग कोबरा। और हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि ये कोई क्रूर ऑटोमेटिक बाइटिंग मशीन नहीं है, बल्कि एक बेहद समझदार और धैर्यवान इकोसिस्टम का राजा है। तो चलिए इन रिसर्च पेपर्स को थोड़ा गहराई से खंगालते हैं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि प्रकृति ने इस जीव को केवल अपार ताकत और जहर ही नहीं दिया है, बल्कि एक अद्भुत संयम और सोचने समझने की क्षमता भी दी है। जब हम इन शोध सामग्रियों का विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि विकासवाद या एवोल्यूशन ने इसे कितनी बारीकी से तराशा है। तो शुरुआत इसके भौतिक आकार से ही करते हैं, क्योंकि जो जीव आंखों के सामने 6 फीट ऊंचा खड़ा हो जाए, उसके आकार को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। इन्फोग्राफिक्स के अनुसार ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, यानी लगभग 18 फीट लंबा। जी हाँ, 18 फीट। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, जिसकी वजह से इनकी उम्र 20 वर्ष से भी अधिक हो सकती है। 20 साल तक एक शिकारी के रूप में जंगल में जीवित रहना कोई छोटी बात नहीं है। अरे 20 साल! ये तो सच में बहुत लंबा समय है। और 18 फीट की लंबाई का मतलब है कि लगभग 3 इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल सही कहा। और इसी विशाल आकार की वजह से इसके पास एक विशिष्ट रक्षात्मक क्षमता होती है। खतरे के समय ये अपने शरीर का 1/3 हिस्सा हवा में उठा सकता है। इसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती है कि वो बिना किसी सहारे के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ इस भारी शरीर को सीधा खड़ा रख सकती हैं। ये सच में खौफनाक है। लेकिन इसके खड़े होने से भी ज्यादा जो चीज मुझे हैरान कर रही है, वो है इसकी आवाज। अभी शुरुआत में हमने गुर्राहट का जिक्र किया था। आमतौर पर तो सांप खिस की आवाज करते हैं ना? हाँ, आम सांप लगभग 7500 हर्ट्ज की उच्च आवृत्ति पर फुफकारते हैं, लेकिन किंग कोबरा ऐसा नहीं करता। इसके पीछे एनाटॉमी का एक बहुत ही शानदार तंत्र काम करता है। किंग कोबरा के शरीर में एक विशेष संरचना होती है, जिसे ट्रैकियल डाइवर्टिकुला कहते हैं। ट्रेकियल डाइवर्टिकुला। ये असल में काम कैसे करता है? मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो? इसे ऐसे समझें जैसे किसी बांसुरी के अंदर हवा गूंजती है। इसकी सांस की नली में छोटी छोटी अतिरिक्त थैलियां होती हैं। तो जब ये फेफड़ों से तेजी से हवा बाहर धकेलता है, तो वो हवा सीधे बाहर निकलने के बजाय इन थैलियों में फंसकर एक गूंज पैदा करती है। और ये गूंज उस ध्वनि को 600 हर्ट्ज की कम आवृत्ति वाली गुर्राहट में बदल देती है। अच्छा, तो इसीलिए ये कुत्ते के गुर्राने जैसा लगता है। लेकिन प्रकृति ने इसे इतनी जटिल संरचना क्यों दी? क्या फुफकारना काफी नहीं था डराने के लिए? विज्ञान में ध्वनि तरंगों का एक नियम है। फुफकार जैसी आवाज घने जंगल में बहुत जल्दी बिखर जाती है, लेकिन 600 हर्ट्ज जैसी कम आवृत्ति वाली ध्वनियां बहुत दूर तक जाती हैं और जमीन को भी हल्का सा वाइब्रेट करती हैं। ये बिना ऊर्जा खर्च किए दुश्मनों को एक स्पष्ट चेतावनी देता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरा आकार बहुत बड़ा है और तुम्हारा पीछे हटना ही बेहतर है। मतलब ये हमला करने से पहले हर मुमकिन कोशिश करता है कि लड़ाई टल जाए। ये तो हुई इसके शरीर और आवाज की बात, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 18 फीट के इस भारी भरकम शरीर को चलाने के लिए शिकार कैसे करता है? स्रोतों में द इंटेलिजेंस मैट्रिक्स का जिक्र है, जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। हाँ, ये मैट्रिक्स सामान्य सांपों और किंग कोबरा के बीच के मानसिक अंतर को समझाता है। देखिए, सामान्य सांप मुख्य रूप से अपनी इंस्टिंक्ट पर निर्भर करते हैं।
उनका नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह होता है कि सामने कुछ हिला तो हमला कर दो, एकदम अंधाधुंध। लेकिन किंग कोबरा सिचुएशनल अवेयरनेस और धैर्य का उपयोग करता है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। मतलब आमतौर पर कोई भी यही सोचता है कि सांप का दिमाग बहुत छोटा होता है, वो बस एक रिएक्शन देने वाली मशीन है। तो क्या आप कह रही हैं कि किंग कोबरा सचमुच एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी रणनीति बदलता है? यह संशय बहुत स्वाभाविक है, लेकिन रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन इसे विज्ञान की दुनिया में एक स्थापित तथ्य बनाते हैं। किंग कोबरा में गजब की स्मरण शक्ति होती है। शोध बताते हैं कि वो इंसानों के चेहरों, विशिष्ट गंध और अपने इलाके के रास्तों को पहचानने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। क्या बात कर रही हैं? इंसानों के चेहरे याद रखते हैं? ये तो वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल। इंटेलिजेंस मैट्रिक्स के अनुसार वो बेवजह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो पहले स्थिति का आकलन करता है, शिकार का आकार देखता है और फिर तय करता है कि पीछा करना है, छिपकर वार करना है या फिर उसे छोड़ देना है। और जब हम इसके शिकार की बात करते हैं तो वो भी कोई सामान्य जीव नहीं होता। स्रोतों में इसके लिए ओफियोफैगस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ओफियोफैगस एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा अर्थ है सांप खाने वाला। एक किंग कोबरा चूहों या मेंढकों के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। प्रकृति ने उसे केवल अन्य सांपों का शिकार करने के लिए डिजाइन किया है। वो अपने इकोसिस्टम का एपेक्स प्रेडेटर है। लेकिन सिर्फ सांप ही क्यों? जंगल में तो शिकार करने के लिए बहुत कुछ होता है। इसके पीछे विकासवादी रणनीति है। घने जंगलों में सांप बहुत पाए जाते हैं। अब सोचिए, अगर ये ऐसा शिकार खाए जिसे कोई और नहीं खाना चाहता, तो इसके लिए प्रतिस्पर्धा शून्य हो जाएगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये क्रेट और वाइपर जैसे अत्यधिक जहरीले सांपों का भी शिकार करता है। मतलब ये जहरीले सांपों को अपने नाश्ते की तरह खा जाता है। लेकिन उन जहरीले सांपों के काटने का इस पर कोई असर क्यों नहीं होता? क्योंकि समय के साथ किंग कोबरा के शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन हुए हैं। इसके शरीर के रिसेप्टर्स इस तरह बदल गए हैं कि अन्य सांपों का जहर इसके खून में घुलकर भी इसके नर्वस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पूरी तरह से इम्यून होता है। ये सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। अब अगर ये जीव इतने जहरीले सांपों को हजम कर जाता है तो जाहिर है कि इसका अपना जहर भी किसी विनाशकारी हथियार से कम नहीं होगा। स्रोत इसके जहर को शक्ति का चरम मानते हैं। हाँ, इसका जहर सच में एक बायोकेमिकल हथियार है। इसके एक बाइट में लगभग 420 मिलीग्राम तक न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये मात्रा इतनी है कि एक पूर्ण विकसित हाथी को या 20 इंसानों को मारने के लिए काफी है। एक हाथी को? बाप रे! लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिन शरीर में जाकर असल में करता क्या है? मतलब मौत कैसे होती है? न्यूरोटॉक्सिन का सीधा मतलब है नर्वस सिस्टम को हैक करने वाला जहर। जब ये खून में जाता है तो दिमाग और मांसपेशियों के कनेक्शन ब्लॉक कर देता है। आसान शब्दों में, दिमाग निर्देश देता है पर शरीर तक पहुंचता नहीं है। महज 30 मिनट में छाती की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और इंसान का दम घुट जाता है। महज 30 मिनट में? लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे स्रोत एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। इतनी असीमित शक्ति होने के बावजूद ये हर समय उस जहर का इस्तेमाल नहीं करता। इन्फोग्राफिक्स में ड्राई के घटना का जिक्र है। और यही वो चीज़ है जो इसे वास्तव में किंग बनाती है। किंग कोबरा के पास अपनी वेनम ग्लैंड्स पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। जब इंसानों से सामना होता है तो वो जानता है कि इंसान उसका भोजन नहीं है। ऐसे में वो अक्सर सिर्फ चेतावनी देने के लिए हमला करता है, काटता है, लेकिन जानबूझकर जहर नहीं छोड़ता। इसी को ट्राइबाइट कहते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने अपनी लोडेड बंदूक तान ली है, लेकिन वो जानबूझकर ट्रिगर नहीं दबा रहा है, वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है। एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। और अगर इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रकृति में संयम ही सर्वोच्च बुद्धिमत्ता की निशानी है। वो बेवजह किसी की जान नहीं लेता और अपने कीमती जहर को बचा कर रखता है। सामाजिक जीवन में, विशेषकर मीटिंग के दौरान भी ये दिखता है। स्रोतों में संभोग के अधिकार के लिए जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बताए गए हैं, वो मुझे किसी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, इसे कॉम्बैट डांस कहा जाता है। जब दो नर एक मादा के लिए लड़ते हैं तो वो एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हैं। पहला स्टेप होता है उलझना, जहां वे एक दूसरे को जकड़कर हवा में ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप है शक्ति परीक्षण, जहां वे प्रतिद्वंदी के सिर को जमीन पर धकेलते हैं।
और क्या इस पूरी प्रक्रिया में वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। इस पूरे युद्ध में दांत गड़ाना सख्त मना है। दोनों नर जानते हैं कि वो न्यूरोटॉक्सिन से भरे हैं। हालांकि वो दूसरे सांपों के जहर से इम्यून है, लेकिन अगर एक किंग कोबरा दूसरे किंग कोबरा को काट ले तो जहर की इतनी भारी मात्रा दोनों की मौत का कारण बनेगी। मतलब जो सांप कमजोर पड़ता है वो बिना किसी चोट के हार मानकर चुपचाप लौट जाता है। दो महान योद्धा अखाड़े में उतरते हैं, पर नियमों और सम्मान से बंधे हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हमारे डीप डाइव का अगला हिस्सा इसके एक बिल्कुल विपरीत पहलू को सामने लाता है, द नेस्टिंग फिनोमेनन। हाँ, पूरी दुनिया में सांप अपने अंडे मिट्टी में या दरारों में देकर भूल जाते हैं, लेकिन किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है जो पक्षियों की तरह बाकायदा अपना घोंसला बनाता है, और ये जमीन से लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है। 1 मीटर ऊंचा? पर बिना हाथों के एक सांप इतना बड़ा घोंसला बनाता कैसे? ये एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। मादा किंग कोबरा अपने शरीर के अगले हिस्से को एक फंदे या रेक की तरह मोड़ लेती है। फिर वो सूखी पत्तियों को फंसाकर इकट्ठा करती है। वो इन पत्तियों से एक वाटरप्रूफ गुंबद बनाती है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके। और उस घोंसले के अंदर क्या होता है? मतलब अंडों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? अंदर एक सुरक्षित कक्ष होता है जहां वो 15 से 50 अंडे देती है। और यहाँ विज्ञान का एक और चमत्कार देखिए। सूखी पत्तियां जब सड़ती हैं तो कंपोस्टिंग इफेक्ट से गर्मी निकलती है। मादा इस घोंसले को ऐसे डिजाइन करती है कि अंदर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बना रहे, जो अंडों को सेने के लिए जरूरी है। और इसके बाद जो होता है वो तो मातृत्व के त्याग की चरम सीमा है। स्रोत बताते हैं कि मादा 75 से 100 दिनों तक उस घोंसले के ऊपर कुंडली मारकर बैठी रहती है, शिकारियों से अंडों की रक्षा करती है और पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। बिल्कुल, वो सचमुच भूखी रहती है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित दुनिया में आ सके। ये साबित करता है कि वो सिर्फ प्रेडेटर नहीं है, बल्कि कुशल आर्किटेक्ट और समर्पित माता पिता भी हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये जीव इतना समझदार है, अपने काम से काम रखता है, तो फिर इंसानों के साथ इसका इतना टकराव क्यों होता है? अक्सर बस्तियों में या खेतों में किंग कोबरा क्यों निकलते हैं? इसका जवाब हमारे रेडियो टेलीमेट्री डेटा और द अट्रैक्शन वेब में छुपा है। सच तो ये है कि टकराव किंग कोबरा ने शुरू नहीं किया है। इंसान जंगलों को काटकर खेती करते हैं। खेत और अनाज चूहों को आकर्षित करते हैं। जहां चूहे होंगे वहां सामान्य रैट स्नेक आएंगे। ओह, और क्योंकि रैट स्नेक किंग कोबरा का प्राकृतिक भोजन है, तो वे उनका पीछा करते हुए अनजाने में इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, वे इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं आते। अगुम्बे रेन फॉरेस्ट की रेडियो टेलीमेट्री रिसर्च ने ये साबित किया है। डेटा दिखाता है कि किंग कोबरा अपना 90% समय छिपने और आराम करने में बिताते हैं। मतलब वे सक्रिय रूप से इंसानों से बचते हैं। 100%। रिसर्च साबित करती है कि अगर उन्हें दूर से भी इंसानों की पदचापों का एहसास होता है तो वे रास्ता बदल लेते हैं। वो संघर्ष नहीं बल्कि सह अस्तित्व चाहते हैं। ये जानकर तो ऐसा लगता है जैसे हम अनजाने में उनके घर में घुसकर उन्हीं बेघर कर रहे हैं। और पर्यावरण के इसी तनाव की बात करते हुए स्रोतों में एक जेनेटिक मिस्ट्री का जिक्र है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वेटलैंड्स में कुछ ऐसा देखा गया जो लाखों में एक चमत्कार है। हाँ, शोधकर्ताओं को एक एल्बिनो स्पेक्टेकल्ड कोबरा मिला। ये सामान्य कोबरा प्रजाति है, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इसका शरीर पूरी तरह से सफेद और आंखें लाल होती हैं। ऐसा मेलानिन पिगमेंट के निर्माण के रुक जाने के कारण होता है। सुनने में किसी जादुई जीव जैसा लगता है, लेकिन ये किंग कोबरा की हमारी आज की कहानी से कैसे जुड़ता है? ये दिखने में जितना सुंदर है, विज्ञान के नजरिए से उतना ही बड़ा खतरे का संकेत है। जब हम जंगल काटते हैं तो सांपों के प्राकृतिक आवास छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इससे इनब्रीडिंग होती है, जिससे ऐसे म्यूटेशन सामने आते हैं। ठीक यही खतरा आज किंग कोबरा के सिर पर भी मंडरा रहा है। यह सच में एक गहरी चिंता का विषय है। उनके रहने की जगहें तेजी से सिकुड़ रही हैं। इसके बावजूद किंग कोबरा हमारे खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ रहा है। जंगल का संतुलन आज भी इसी राजा के कंधों पर है। बिल्कुल, वो अन्य जहरीले सांपों की आबादी को नियंत्रित रखता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से इंसानों को ही फायदा होता है। इसे हमारे डर की नहीं, सम्मान की जरूरत है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। जिसे हम एक क्रूर हत्यारा मान लेते हैं, वह असल में द अल्टीमेट सर्वाइवर है। वह एक बेहद बुद्धिमान और धैर्यवान जीव है
जो हर कदम सोच समझकर उठाता है। और वो अपने इकोसिस्टम का निर्विवाद राजा है, जो सिर्फ अंधी ताकत का नहीं बल्कि समझदारी का प्रतिनिधित्व करता है। एकदम सही। और इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर शायद हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज हमने जाना कि यह जीव अपने अंदर मौजूद घातक न्यूरोटॉक्सिन को अपनी इच्छा से पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। हाँ, वो तय कर सकता है कि कब जहर छोड़ना है और कब सिर्फ ड्राई बाइट देनी है। तो जरा सोचिए, अगर एक जीव के पास अपने नर्वस सिस्टम और वेनम ग्लैंड्स पर इतना सटीक कंट्रोल है और उसका जहर सीधे नसों को प्रभावित करता है, तो क्या भविष्य में चिकित्सा विज्ञान किंग कोबरा के इस मैकेनिज्म का अध्ययन करके नसों से जुड़ी बीमारियों जैसे पैरालिसिस या अल्जाइमर्स का कोई क्रांतिकारी इलाज खोज सकता है? क्या मुमकिन है कि जिसे हम आज मौत का दूत मानते हैं, कल वही हमारी जीवन रक्षक तकनीक का आधार बने? शायद अगली बार सांपों का जिक्र हो तो डर नहीं, बल्कि एक सम्मानित राजा की तस्वीर उभरे। तो ये था 12 मिनट का ड्यूरेशन वाला हमारा आज का गहन विश्लेषण। और हर सोर्स को स्लाइड टू स्लाइड एक्सप्लेन की गई इस जानकारी के लिए सभी लोग सीक्रेट वर्ल्ड विवेक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ने के लिए शुक्रिया।